नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। चुनाव से पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र में बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया। सीएम धामी ने मुंबई ठाणे में जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील की। सीएम धामी में मंच से उत्तराखंड में कई कानूनों का जिक्र करते हुए बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील भी की है, जिसमें 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें हमने इस लैंड जहाज से मुक्त कराई हैं। हमने वहां पर चाहे वो धर्मांतरण हो, चाहे वो लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। हमने दंगा रोकने के लिए, जो लोग दंगा करते हैं भाइयों बहनों आप जानते हैं, घुसपैठिए तमाम प्रकार से जो नीली चादरें पीली चादरें चढ़ाकर तमाम सरकारी जमीनों को कब्जा करते हैं, हमने कहा है किसी भी कीमत पर हम देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसको नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विशेष लगाव है, चाहे बाबा केदार हो, चाहे हमारे भगवान बद्री विशाल हो या आदि कैलाश हो, हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं। वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज 2014 से पहले वहां आने वाले दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या 13 में एक बड़ी आपदा वहां आई थी, वो संख्या घटकर 40,000 रह गई थी। उसके बाद 2 लाख 3 लाख लोग दर्शन करने आते थे। वन विभाग अपनी तरफ से वनाग्नि सुरक्षा के लिए नए नए प्रयास करने में जुटा हुआ है और इसी एक प्रयास के तहत वनाग्नि सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों के लिए गोष्ठी आयोजन किया गया। प्रभागीय वन अधिकारियों ने जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि जंगल में जलती बीड़ी सिगरेट आदि न डालें। अपने खेतों में यहां पर खरपतवार को जलाते समय चारों ओर सफाई करें। बद्रीनाथ धाम के कपाट रात 9 बजे से शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने कपाट बंद होने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। देखिए, विगत 2 महीनों से बद्रीनाथ धाम की यात्रा काफी अच्छे से सुचारू रूप से चल रही है और श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन औसतन 10 से 12 हजार यात्री दर्शन कर रहे हैं और आतिथ्य तक हमारे 13,60,000 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं। क्या है कि ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 14.5 लाख तक चला जाए। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। अब तक जहां कांग्रेस सरकार पर केदारनाथ यात्रा कुमाऊं की ओर डाइवर्ट करने का आरोप लगा रही थी, तो वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करने वाले चुनाव के समय केदारनाथ की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी ने चौपता तल्ला रुद्रप्रयाग में एक जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले में कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि देवभूमि में कांग्रेस की सरकार के किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी केदारनाथ की चिंता नहीं की। अब भाजपा के शासन में केदारनाथ की तरक्की को देखकर कांग्रेस नेताओं को परेशानी हो रही है। अपने शासनकाल में इन्होंने अवैध मजारे बनवा दी पूरे उत्तराखंड के अंदर, हली पीली चादरें चढ़वा दी, घुसपैठियों को बुला दिया, लैंड जिहाद को बढ़ा दिया और आज ये लोग बाबा केदार की बात करते हैं, बद्रीनाथ धाम की बात कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आश्चर्य होता है, जो लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे थे, आज चुनाव आ गया तो उनको केदारनाथ प्रतिष्ठा की याद आ जाती है, यात्रा निकालने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, कभी शिला की बात करने लगते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव प्रचार के निमित्त यहां पर सिधेराखाल ग्राम पंचायत और अगस्त्य मुनि की ग्राम पंचायत जगोट में या ऊखीमठ के पाली थापंज गांव गुप्तकाशी में जनसंपर्क कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह और मातृशक्ति से भाजपा प्रत्याशी आशा नोटियाल के पक्ष में मतदान की अपील की।
जनसंपर्क के दौरान अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ में एक विशेष लगाव है। ये कारण है कि प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कुछ सालों में केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी आशा नोटियाल की साफ सुथरी छवि का लाभ बीजेपी को मिल रहा है। देखिए, मुकाबला एक तरफा है। जहां नरेंद्र मोदी जी के केदारनाथ के लिए किए गए काम, पुष्कर सिंह धामी सरकार के फैसले जो हाल ही में 10 करोड़ रुपये मरहम उन्होंने यहाँ के आपदा प्रभावितों के लिए दिया है, और प्रत्याशी की साफ सुथरी छवि, मृदुभाषिता, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और इस चुनाव को हम एक तरफा जीत रहे हैं। मैं 6 दिन पहले यहां पर रहा हूं, अभी 7 दिन से यहां पर हूं। अभी सतेरा खाल, जगोट, अगस्तमुनि, गुप्त काशी क्षेत्र में गया। यहां के लोगों ने मन बना लिया है। केदारनाथ उपचुनाव की उल्टी गिनती भी खत्म होने वाली है। 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव में मतदान होगा और 23 तारीख को परिणाम सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही नहीं बल्कि बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता आश्वस्त है कि केदारनाथ सीट बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि हम बिल्कुल आश्वस्त हैं, केदारनाथ बीजेपी की प्रत्याशी आशा नोटियाल ही जीतेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड सरकार द्वारा कराए गए कार्य से केदारनाथ की जनता खुश है। और वहीं केदारनाथ में सबसे ज्यादा वोटर भी महिलाएं हैं और मातृशक्ति का आशीर्वाद हमेशा बीजेपी को मिलता आया है। इस बार भी मातृशक्ति का आशीर्वाद बीजेपी को ही मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, हम आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है और उन योजनाओं को पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, जन जन तक उन योजनाओं को पहुंचाया है। जिस तरीके से केदारनाथ में यात्रा को सफल सुचारू रूप से चलाने का काम सरकार ने किया है, और वहां पर जो है घर घर तक उन योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जो महिलाओं से संबंधित थी, युवाओं से संबंधित थी, बुजुर्गों से संबंधित थी। वहां तमाम सभी वर्गों को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और हमें भली भांति पता है इस बात का कि जो प्रबुद्ध जनता है केदारनाथ की, वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगी। 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए धामी सरकार ने अपनी कैबिनेट के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा के मंडल प्रभारी के रूप में उतारा है। वहीं इस पर कैबिनेट मंत्री और अगस्त्यमुनि ग्रामीण मंडल के प्रभारी सुबोध उनियाल ने कहा, बीजेपी की उम्मीदवार आशा नोटियाल पूर्व में केदारनाथ से विधायक रह चुकी हैं और इससे पहले शैला रानी रावत ने भी केदारनाथ में विकास किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने वहां की जनता की तमाम मांगों को पूरा किया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये चुनाव बीजेपी अच्छे मतों से जीत जाएगी। नोटियाल जी को टिकट मिला है, पूर्व में विधायक रही हैं और जिस तरह से शैला जी जो चली गई, उन्होंने काफी काम सरकार में रहते हुए किया और उसके बाद जो शैला उनके मुख्यमंत्री लगातार वहां गए और मुख्यमंत्री ने तमाम वहां पर जो उनके लोगों की मांगे थी उनको पूरा करने का काम किया। तो निश्चित ये एक एज भारतीय जनता पार्टी की बात है और अच्छे मतों से चुनाव जीत जाएंगे। उधम सिंह नगर के किच्छा में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीकांत राठौर को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। वहीं अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगातार बीजेपी नेता श्रीकांत राठौर के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। बीजेपी नेता की शिकायत पर किच्छा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीजेपी नेता राठौर ने बताया कि 30 नवंबर को किच्छा में 51 कन्याओं के सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम मंत्रीगण और सांसद मौजूद होंगे। उन्होंने यहां पर अंदेशा जताते हुए कहा कि उनके विशाल कार्यक्रम में अवरोध पैदा करने के उद्देश्य से भी यह साजिश रची जा रही है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल शुरू हो गई है। देखिए, हम तो कार्यक्रम में व्यस्त हैं। हमारे द्वारा हमारी टीम के सहयोग से
हम 51 निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह 30 नवंबर 2024 को किच्छा में बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम कराने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम में हम व्यस्त थे और व्यस्त चल ही रहे लगातार। ये कॉल आती है और कॉल नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं कि नंबर है इसमें 92,589 67,279। ये नंबर आप देखिए, ये नंबर है और इस पर मेरी 3 मिनट कुछ सेकेंड बात हुई है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट रविवार रात 9:07 पर श्रद्धालुओं के जयकारे के साथ शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए। बता दें, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस साल के लिए चारधाम यात्रा समापन हो रही है। कपाट बंद होने के मौके पर धाम में पहुंचे लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ के दर्शन किए। बद्रीनाथ मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। हल्द्वानी में तराई पूर्वी वन विभाग ने पिछले साल यहां मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं और वन्यजीवों का कई लोगों पर जान से हमला करने की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए इस बार विंटर सीजन में पहले ही 30 दिनों का अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर दिया है। तराई पूर्वी वन प्रभाग के कार्यालय से सांसद अजय भट्ट और मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं ने यहां वाइल्ड लाइफ एक्सप्रेस नाम के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वाहन से पिछले सालों में जिन इलाकों में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं हुई उन क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने और सुरक्षा को लेकर उपाय बताने सहित ऐसी घटनाओं की दोबारा ना हो, इसे लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। में उत्तराखंड जैसे टाइगर में देश में तीसरे नंबर पे, हाथी में भी बहुत अच्छी पॉपुलेशन है यहाँ पर। तो इसका एक छोटा सा नेगेटिव देखा जाता है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी राज्य में होते रहते हैं। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कुछ स्टेप्स लेके उसको बचाया जा सकते हैं। तो उसी के दृष्टिकोण से 30 दिन का एक कैंपेन के फॉर्म में अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है पूरे डिवीजन में। बहुत ज्यादा मदद मिलेगी क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस समय, संघर्ष चल रहा है मानव में और वन्य जीव प्राणियों में, उसमें बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है। क्योंकि हम वन्य जीव संरक्षण के लिए पूरे देश में और दुनिया के साथ कटिबद्ध हैं। ये हमारे लिए उपयोगी भी हैं। संख्या बढ़ने के साथ साथ कहीं कहीं फिर मानव और वन्य जीवों में संघर्ष होना लाजमी है। ये कैसे इसको मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए और संघर्ष के प्रति जागरूक किया जाए। जैसे हाथी कॉरिडोर है, हाथी आ रहा है, अब हमने उसका रास्ता बंद कर दिया। वाइल्ड लाइफ के जहां जहां पर उनके भी कॉरिडोर बने हुए हैं, टाइगर के मूवमेंट के जहां जहां हमारे पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को भी हमने बंद कर दिया। मूवमेंट नहीं होगा तो फिर दिक्कत तो आएगी आएगी। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंथावल ने गौ माता को सड़कों पर नहीं छोड़ने की पूरे प्रदेश की जनता से अपील की है। कोटद्वार में यहां पर मीडिया को जारी अपने एक बयान में राजेंद्र यहां पर अंथावल ने कहा कि जिस प्रकार हिमालय और गंगा हमारी संस्कृति की पहचान है, उसी प्रकार गाय माता भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लिहाजा गौ माता को सड़कों पर छोड़कर पाप के भागीदार बिल्कुल न बने। यहाँ हिमालय, नगाधिराज हिमालय का हम पर बरदस्त है, माँ गंगा की कृपा है। तो मैं इस अवसर पर ये भी चाहूंगा कि गौ माता को जो इस समय सड़क पर है उसका पर भी लोग ध्यान दें। यदि गाय भारत की संस्कृति की धुरी है, इसलिए ये जो सड़कों पर निराश्रित छोड़ रहे हैं उनसे अपेक्षा है। प्राकृतिक आपदाओं और सड़क दुर्घटनाओं से जूझ रहे उत्तराखंड के लोगों के लिए वन्यजीव भी बड़ी मुसीबत बन रहे हैं।
राज्य गठन के जिन 25 सालों में वन्य जीवों के हमलों में 1000 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं, जबकि 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालिया 3 सालों के आंकड़ों में देखा जाए तो भूस्खलन, बारिश से जहां 400 लोगों ने जान गंवा दी, तो वहीं उत्तराखंड में 194 लोग वन्य जीवों के हमलों में मारे गए, जबकि 641 लोग बाघ, हाथी, भालू, गुलदार के हमले से बुरी तरह से जख्मी भी हुए। वन विभाग के अधिकारी मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कहानी कुछ और ही बयां हो रही है। हमला करते हैं, ये कोई बात आज की तो है नहीं, लगातार ये हमले हो रहे हैं। और पलायन, अगर पलायन की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, अब पहाड़ों में किसी प्रकार से लोग कुछ खेती करते हैं या कुछ जो भी फसल उगाते हैं। जी, संघर्ष कम करने के लिए कालागढ़ टाइगर रिजर्व में हम जो उत्तरी सीमा पर हमारे गांव हैं, जो उत्तरी सीमा पर गांवों में जो बसे हुए लोग हैं, उनमें हमने ईडीसी गठित कर रखी है ताकि उनको धनराशि हम आवंटित करते हैं, जिससे वो स्वयं मिल करके अपनी आवश्यकता के अनुसार झाड़ियां साफ करते हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए, और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है।
आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नैनीताल जिले के प्रसिद्ध घोड़ा लाइब्रेरी, जिसका जिक्र मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं, ये लाइब्रेरी एक और नूतन आयाम विकसित करने जा रही है। संकल्प यूथ फाउंडेशन के तत्वाधान में 8 जनवरी 2025 से 14 जनवरी 2025 तक कोटाबाग नैनीताल में घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछयाड़ महोत्सव 2025 आयोजित किया जा रहा है। कोर कमेटी के साथ बैठक के उपरांत संकल्प यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष और घोड़ा लाइब्रेरी के संस्थापक शुभम बधानी ने बताया कि महोत्सव उत्तराखंड की लोक संस्कृति, पुस्तक और प्रकृति का अनोखा संगम होगा। महोत्सव में 2 दिवसीय पुस्तक मेला सहित कई नवीन गतिविधियां आयोजित भी की जाएंगी। आगामी 8 जनवरी 2025 से 14 जनवरी 2025 तक संकल्प यूथ फाउंडेशन के तत्वाधान में एक घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछयाड़ महोत्सव नैनीताल जिले के कोटाबाग विकासखंड में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव को पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज कोटाबाग में आयोजित किया जाएगा। राजधानी देहरादून के आईआरडीटी सभागार में 4थी बटालियन दी गढ़वाल राइफल्स के पूर्व सैनिकों और परिवारजनों ने अपना यहां नूरानांग युद्ध सम्मान दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान सभी ने नूरानांग युद्ध के शहीदों को याद किया, तो वहीं अन्य सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को लेकर रिटायर मेजर जनरल यादव ने कहा कि 17 नवंबर 1962 को हमारी गढ़वाल राइफल्स की पलटन ने एक बहुत ही ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी, जिसमें हमने चीनियों को मात दी थी और उनमें से यहां पर राइफलमैन जसवंत सिंह, नायक त्रिलोक सिंह और राइफलमैन गोपाल सिंह ने मुख्य किरदार निभाया था। साथ ही उन्होंने कहा कि आज उसी युद्ध स्थल पर एक विशाल भवन है, जिसे जसवंतगढ़ मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। आज हम यहाँ पर 4 गढ़वाल राइफल्स के सभी भूतपूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं नूरानांग डे सेलिब्रेशन करने के लिए। हमारी पलटन में नूरानांग डे बैटल ऑफ नूरानांग के उसमें मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 17 नवंबर 1962 को हमारी पलटन ने एक बहुत ही ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी, जिसके दौरान उन्होंने चीनियों को बुरी तरह की मात दी। देखो, ये हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे उत्तराखंड का, हमारे फाइटिंग फोर्स का। और उत्तराखंड से ऐसे ऐसे वीर जो है, जो जिन्होंने अपनी वीरता का एक दिया है, परिचय दिया है पूरे भारतवर्ष को। और चाइना की जो सीमा थी उसमें जो है जिस तरह से हमारे वीर सैनिकों ने काम किया, वो एक जो है हम भी चाहते थे कि इसको एक आगे तक किया जाए। हम अपनी पलटन में हर साल इसको मनाते हैं 17 नवंबर को। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में आरोपी महिला सहित उसके साथी को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने यहां सतनाम सिंह की तहरीर के आधार पर हनी ट्रैप का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें सतनाम सिंह ने बताया था कि रिटायर्ड शिक्षक है, वो किसी काम से रुद्रप्रयाग आया और उसने महिला को फोन किया तो महिला उसको चाय पिलाने के बहाने अपने घर ले गई। आरोप है कि इस दौरान महिला ने चाकू की नोक पर उससे अश्लील वीडियो क्लिपिंग बनवाई थी। इस दौरान महिला के 3 अन्य साथी भी पहुंच गए और सतनाम सिंह के साथ जमकर मारपीट की। उससे 3,65,000 रुपए की नकदी भी ठग ली। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। के रहने वाले एक सतनाम सिंह मेरे कार्यालय में उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने उनके साथ मिलकर एक हनी ट्रैप का केस किया और उनसे 3,65,000 रुपए एटीएम से जबरदस्ती निकलवा के अपने अकाउंट में डलवाया। जिस दिन प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ वो बड़े डरे और सहमे हुए थे। उनको ऐसा लगता था कि मैं बदनाम हो जाऊंगा और उन्होंने बड़ी हिम्मत करके मेरे पास वो उपस्थित हुए।
हाल ही में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानकों के हिसाब से देहरादून की हवा खराब श्रेणी के करीब पहुंच गई है। बता दें कि देहरादून में AQI 300 के भी पार पहुंच गया है, जिसको लेकर दून मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि राजधानी देहरादून में ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है, जिसकी वजह से वीकेंड में वाहनों का आना जाना बढ़ जाता है, जो कि एक बड़ा कारण माना जा सकता है। ऐसे में अस्थमा और सांस लेने की समस्या से संबंधित मरीजों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह जल्दी मॉर्निंग वॉक पर निकल जाइए और साथ ही तेल वाली चीजों को खाने से भी परहेज करना चाहिए। आप अपनी सेहत को अच्छी रखने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकल सकते हैं, लेकिन ज्यादा अगर पोल्यूशन हो तो ऐसे में आप मॉर्निंग वॉक पर जाने से भी बचें। साथ ही मरीजों को रेगुलर चेकअप भी करवाना चाहिए। थोड़ा ठंडा मौसम भी शुरू हो चुका है। वीकेंड पर वेहिकुलर मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर्यटक स्थल होने के नाते, और साथ में दिवाली का मौसम भी था, थोड़ा पटाखे वगैरह का पोल्यूशन। तो ये 4-5 कारक हैं जिसकी वजह से बहुत तेजी से पोल्यूशन बढ़ा है। उम्मीद करते हैं कि आगे मौसम साफ होने पर ये पोल्यूशन भी कम होता जाएगा। लेकिन इस बीच में जो हमारे सांस के पुराने मरीज होते हैं, जैसे कि दमा और COPD के मरीज हैं या दिल फेल होने वाले मरीज हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।